नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है जितेंद्र और मैं लेकर आया हूं आपके लिए आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। आज दिन है मंगलवार और डेट है अक्टूबर 17, 2023। तो बिना ज़्यादा देरी करे शुरू करते हैं अपना आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। न्यूज़ का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी न्यूज़ आज हम कवर करने जा रहे हैं अपने न्यूज़ सेक्शन में। तो सबसे पहली न्यूज़ होने जा रही है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से। ये हमारा GS2 के अंदर से आएगा। डाटा पॉइंट से होने जा रहा है नो डेंगू एपिसेंटर सो फार इन 2023। ये डेंगू से होने जा रहा है। GS3 से हिमालयन रीजन एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये हमारा GS3 के अंदर से होने जा रहा है एडिटोरियल सेक्शन से। गगनयान इसरो का न्यू मिशन जो है ये हमारा GS3 के अंदर से होने जा रहा है। और इन्फ्लेशन का डाटा निकल कर आया है पिछले महीने सितंबर का, तो वो हमारा GS3 के अंदर से होने जा रहा है। न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप अपनी डिवाइसेस के ऊपर पा सकें। सुप्रीम कोर्ट रेफर्स इलेक्टोरल बॉन्ड्स केस टू 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। ये हमारा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से होने जा रहा है। तो सबसे पहले आप बैकग्राउंड जान लीजिए, फिर हम आगे जाते हैं। तो भारत में जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी फंक्शनिंग करने के लिए इन्हें पैसा चाहिए होता है। और पैसा पाने का तरीका इनका क्या होगा, इस सब से रिलेटेड एक केंद्र सरकार द्वारा एक्ट लाया गया जिसके थ्रू एक स्कीम लाई गई। और इस स्कीम के अंदर ये बताया गया कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कैसे डोनेशन पा सकती है भारत के अंदर। इसी जो डोनेशन लेने के तरीके को कहा गया इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। यहाँ पर क्या होता है कि मान लेते हैं कि आपको जाकर किसी ए पार्टी को कुछ फंडिंग देनी है। आपको मान लेते हैं कि 30,000 रुपये किसी ए पॉलिटिकल पार्टी को देने हैं। तो आप सबसे पहले इस स्कीम के थ्रू क्या करेंगे, आप सबसे पहले जो निर्धारित बैंक है जहां से आप बॉन्ड को खरीद सकते हैं, आप उस बैंक जाएंगे। तो सरकार ने जिस बैंक को ये काम दे रखा है उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम इन बॉन्डों को खोलती है। जब ये बॉन्ड खुला होगा आप जाकर इस बॉन्ड को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से खरीद सकते हैं। 30,000 20,000 जितना आपको डोनेशन करना है उतना रुपए जमा करवा के वहाँ पर बैंक में आपको अपना नो योर कस्टमर बताना पड़ेगा, KYC अपनी बतानी पड़ेगी। और KYC के बाद आपको एक स्लिप मिल जाएगी कि आपने इस पॉलिटिकल पार्टी को इतना रुपए डोनेट किया है, बॉन्ड के थ्रू बॉन्ड खरीदा है आपने। इसके बाद वो बॉन्ड जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो आकर स्टेट बैंक से कलेक्ट करके उसे कैश करा सकती है। इस प्रकार जो भी पैसा किसी पॉलिटिकल पार्टी को पहुंचेगा 2,000 रुपये से ज़्यादा, उसका एक डाटा जो होगा वो मौजूद होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास, जिसे गवर्नमेंट या हमारी जो ऑडिट की इंस्टीट्यूशंस होती हैं ये सब जाकर परख सकती हैं और जान सकती हैं कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना डोनेशन मिला इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के थ्रू। अब ये तो स्कीम आ गई 2017 में। इसके बाद से देखने को मिला इस स्कीम के अंदर की जो डोनेशन था, तो डोनेशन जो था वो रूलिंग गवर्नमेंट जो कि भारतीय जनता पार्टी है इसके फेवर में बहुत ज़्यादा डोनेशन हो रहा था। इसी को लेकर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुँचते हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड को जाकर चैलेंज करते हैं। जब ये चैलेंज का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो इसी को आगे बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड केस को सुनने के लिए 5 जज की एक संवैधानिक पीठ बिठाई है, इसकी घटना की है 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। और ये जो भी केस है आगे का, ये जो 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है ये सुनने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ये जो पिटीशन फाइल की गई है ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है और इसका डिसीजन टॉप कोर्ट से जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है उसके थ्रू लेने का फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब आगे इसकी सुनवाई चलेगी। जब ये बेंच बैठेगी तो वहाँ पर जो भी पक्ष और विपक्ष अपनी बातें रखेंगे और इस चीज़ को देखा जाएगा। आप समझ चुके होंगे ये हमारी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इसके केस को सुनने के लिए 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच एक गठित की है। द इंडियन हिमालयन रीजन नीड्स इट्स एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो शुरू करते हैं इसे। तो हाल ही के दिनों में जो हमारे साथ न्यूज़पेपर कवर कर रहे हैं उसने देखा था कि सिक्किम में कैसे वहां बांध टूट जाने की वजह से तीस्ता नदी में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई, जिससे सिक्किम की कैपिटल में बहुत ज़्यादा तबाही हमें देखने को मिली। उसके बाद रिसेंटली हमें देखने को मिला था कि उत्तराखंड में साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के अंदर भी बहुत ज़्यादा फ्लड्स आए थे, जिससे बहुत तबाही वहाँ हुई और जान और माल का भी बहुत नुकसान हमें देखने को मिला। अब ये उसी से रिलेटेड एडिटोरियल लिखा है कि जो इंडिया का हिमालयन रीजन है वहाँ पर एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करना चाहिए। अब सबसे पहले हम शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट आखिर होता क्या है। तो आप जानते हैं कि जो हिमालयन रीजन है साथ ही साथ बहुत सारा भारत का ऐसा रीजन है जहाँ पर एनवायरनमेंट
जो नेचर है वो अभी भी अपने ओरिजिनल फॉर्म में बना हुआ है। जैसे हम हिमालयन रीजन की बात करें तो अभी तक क्या हुआ था, जब डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं थी तब तक इंसान वहाँ पर हिमालयन रीजन में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट या इनिशिएटिव नहीं कर पाता था, या और भी किसी नेचुरल जगह पे। इसके बाद क्या देखने को मिला कि जब इंसान मशीनों को खोज लेता है, नई तकनीकों को खोज लेता है, तो वो जाकर पहाड़ों की खुदाई शुरू कर देता है और बाकी जगह भी जो भी नेचुरल जगह थी भारत के अंदर या वर्ल्ड की भी अगर हम बात करें तो वहाँ पर जाकर डेवलपमेंट का काम शुरू कर देता है। अब उसी को लेकर एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का मतलब हुआ कि जो भी हम डेवलपमेंट इनिशिएटिव मान लेते हैं कि हम किसी रोड को अगर बनाने जा रहे हैं, मान लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश जहाँ पर हिमालय आप जानते हैं कि है, तो वहाँ पर मान लेते हैं कि हम किसी रोड का कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के थ्रू क्या होता है कि वो रोड को बनाने से पहले ही, वो प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले ही हम देख लेते हैं, जान लेते हैं कि जो एनवायरमेंट है, जो वहाँ की सोशल डायनामिक्स है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के बाद उस जगह पर। जिससे अगर मान लेते हैं कि कोई ऐसा जगह पर है, किसी हिमालयन रीजन में ऐसा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा भूस्खलन या कोई चीज़ देखने को मिल सकती है अगर पहाड़ों की खुदाई की जाती है, तो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को निकालने से हमें पता चल जाएगा कि क्या हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं उस डेवलपमेंट इनिशिएटिव को लेकर। इसी को लेकर ये बात करते हैं कि भारत के अंदर 1976 से 1977 के दौरान देखने को मिला था जो आज का एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है, इसका प्रिकर्सर हमें देखने को मिला था। ये एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट भारत में नहीं था, इसकी जगह पहले इससे जो प्रिकर्सर है इसका वो चीज़ थी। वहाँ पर देखने को मिला था कि जो प्लानिंग कमीशन उस टाइम पर रूल करती थी उसने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को रिवर वैली प्रोजेक्ट का एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च करने को कहा था कि क्या एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचेगा अगर हम कोई रिवर वैली प्रोजेक्ट बना रहे हैं। इसके बाद हम बात करें 1986 की, तो केंद्र सरकार द्वारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाता है पार्लियामेंट में और ये पास करा लिया जाता है। इसका नाम है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में बहुत सारे एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के प्रावधानों को रखा गया और बाद में 1994 को इसे अपडेट कर दिया गया, जिसमें क्या देखा गया कि एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेना मैंडेटरी कर दिया गया भारत के अंदर, कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट ऐसी जगह पर बनता है जहां पर सोशल एनवायरनमेंट या इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा हमें किसी नेचुरल रीजन के अंदर, तो वहां पर एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया था भारत के अंदर। ये 1994 में कर दिया गया था। 1994 में देखने को मिला कि 12 अमेंडमेंट्स किए गए। उसके बाद 2006 में जाकर जो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का नोटिफिकेशन है 1994 के बाद ये दोबारा अमेंड हो जाता है 2006 में आके। इसके बाद 2020 में एक ड्राफ्ट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का ड्राफ्ट लाया जाता है, पब्लिक रिव्यू के लिए रखा जाता है कि पब्लिक उस पर क्या कमेंट करेगी कि ये सही है या गलत है, जिसमें देखा गया कि जो 2020 का एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट लाया गया है ये प्रो इंडस्ट्री है। मतलब क्या है कि ये एनवायरनमेंट को ज़्यादा कंजर्व नहीं करता है, बजाय ये इंडस्ट्रियों को ज़्यादा फेवर करता है। ये बात करता है कि इंडस्ट्रीज़ को कैसे हम जल्दी से क्लियरेंस दे दें कोई काम शुरू कर देने के लिए। अब आगे बात करते हैं कि भारत में लोगों को पता है कि जो इंडियन हिमालयन रीजन है वो कितना फ्रेजाइल है। जो गवर्नमेंट है, जो पॉलिसी बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट है, उन्हें ये चीज़ पता है कि जो हमारा हिमालयन रीजन है, इंडियन हिमालयन रीजन, ये कितना वल्नरेबल और फ्रेजाइल इकोसिस्टम है। उसके बाद भी हमें देखने को मिलता है कि जैसे अभी उत्तराखंड की हम बात करें तो उत्तराखंड में 4 धाम प्रोजेक्ट हमें देखने को मिला। और क्या चीज़ें हमें सामने देखने को मिली कि बहुत जगह भूस्खलन ज़्यादा तेजी से होने लगा है हिमालयन रीजन में, और कुछ कुछ कारण बताए जा रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं सरकारों द्वारा हिमालयन रीजन में विदाउट हिमालयन रीजन की स्पेसिफिक स्टडी करवाए एनवायरनमेंट की। तो ये बात करते हैं कि कैसे फ्लो है इस चीज़ के अंदर। तो ये बात करते हैं यहाँ पर फ्लॉज इन द ग्रेडेड अप्रोच। अब यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि जो आज भारत के अंदर एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है, तो मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस बता दूं तो आपको समझ में आ जाए। भारत में क्या होता है, जैसे आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आपको कोई फैक्ट्री लगानी है किसी XYZ एरिया में, तो आप जाकर वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट से बात करेंगे कि हमें यहाँ पर ये फैक्ट्री लगानी है और हमारा जो पॉल्यूशन होगा या जो भी चीज़ होगी वो आप सब चीज़ें बताएंगे। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट या फिर केंद्र की सरकार की मिनिस्ट्री की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की तरफ से उस चीज़ का असेसमेंट होगा। जब वो असेसमेंट हो जाएगा और वो क्लियरेंस मिल जाएगा, जिसे मैंने आपको बताया कि जो मैंडेटरी कर दिया है एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलना, तो जब आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल जाएगा उसी के बाद आप अपनी फैक्ट्री को लगा सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिली है कि भारत के अंदर ग्रेडेड अप्रोच शुरू किया जाता है। जैसे देखा जाता है कि क्या जहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्शन होने जा रहा है डेवलपमेंट का, वहाँ कोई फॉरेस्ट तो नहीं है, नेशनल पार्क तो नहीं है, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट तो नहीं है। और ये जो 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई, यहाँ पर थोड़ा लोग
जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है ये थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है। लेकिन अगर वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि फॉरेस्ट नहीं है, रिजर्व फॉरेस्ट नहीं है, नेशनल पार्क नहीं है, तो बहुत ईजिली जो है वो पास करा दिया जाता है, क्लियरेंस मिल जाता है। ये यहाँ पर इस एडिटोरियल में बात करते हैं कि जो इंडिया का हिमालयन रीजन है यहाँ पर ग्रेडेड अप्रोच नहीं चलेगा। और करना क्या चाहिए सरकार को कि हिमालयन रीजन के अंदर, जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ पर स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, बर्ड स्पीसीज पाई जाती हैं, ईगल की, वल्चर की अलग स्पीशीज पाई जाती हैं, बहुत सारे ऐसे देवदार के फॉरेस्ट पाए जाते हैं वहाँ पर। तो ये बात करते हैं कि हिमालयन रीजन जो है वो बाकी रीजन से भारत के अलग है, क्योंकि ये फ्रेजाइल और वल्नरेबल है। इसलिए जो हिमालयन रीजन है वहाँ के लिए स्पेसिफिकली गवर्नमेंट को अलग कोई प्रोसेस बनाना चाहिए, जिससे जो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है हिमालयन रीजन का, उसे अलग तरीके से और क्लोजली मॉनिटर करके कराया जा सके। अब यहाँ पर आगे ये बात करते हैं अगला पैराग्राफ में कि देखने को मिला है कि भारत के अंदर नेशनल लेवल पे कोई भी रेगुलेटर नहीं है एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की जो चीज़ें देखेगा उस चीज़ के लिए। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में लफार्गे उइमम माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड तमिलनाडु गोदावरम थिरुपद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर कहा था कि भारत में आपको नेशनल लेवल पे एक रेगुलेटर का मतलब है कि कोई जो देखेगा, जिसके पास फाइनल चीज़ें पहुंचेंगी कि क्या क्या प्रोसेस है, क्या चीज़ें देखी गई एनवायरमेंट इम्पैक्ट निकालते हुए, जो हेड डिसीजन मेकिंग लेगा रेगुलेटर, वो नहीं है केंद्र के पास। सेंटर में हमारा नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे हैं, लेकिन बहुत बार हमें देखने को मिलता है कि जो स्टेट लेवल है वो ईजिली क्लियरेंस दे देती है किसी प्रोजेक्ट को। अब ये बात करते हैं कि एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो बॉक्स टिकिंग अप्रोच से नहीं करना चाहिए भारत के अंदर। इसके बजाय मैंने आपको बता दिया, ये बात करते हैं कि जो क्लियरेंस मिलना चाहिए कि किस जगह किस पहाड़ पर आप खुदाई कर सकते हैं, ड्रिलिंग कर सकते हैं या कोई अलग प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं, उस चीज़ को असेस करने के लिए क्लोजली मॉनिटर्ड इंडियन हिमालयन रीजन के अंदर आपको रिसर्च और डाटा करना चाहिए कलेक्ट, जिससे हमें पर्टिकुलर पता हो कि हिमालयन रीजन में और बाकी रीजन में जो हम एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए, क्योंकि हिमालयन रीजन हमारा बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल रीजन है। मैंने आपको बता दिया कि अब यूपीएससी क्या करता है, यूपीएससी आपसे हिमालय से बहुत क्वेश्चन पूछता है। जैसे यूपीएससी आपसे पूछ लेगा कि भारत के कितने राज्यों में हिमालय श्रृंखला मौजूद है, भारत के कितने राज्यों में, कितनी स्टेटों में है, 5, 6, 7, 8, तो आपको ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है। उसके बाद आपको देखना है कि वहाँ पे कौन कौन से ऐसे, जैसे चीरू गोट एक होती है, आपको सर्च करना है चीरू गोट के बारे में, आपको चीरू गोट के बारे में देखना है, ये हिमालय में पाई जाती है। इसके बाद स्नो लेपर्ड हिमालय रीजन में पाया जाता है और इसके ऊपर बहुत सारे इनिशिएटिव भी चल रहे हैं स्नो लेपर्ड को बचाने के। तो आपको समझना है कि हिमालयन रीजन का इंपॉर्टेंस जो है वो क्यों यूपीएससी इससे क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है एक हिमालयन रीजन। हमें जो रिवर्स मिलती हैं गंगा, यमुना और हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर, ये सब इसी को क्रॉस करके पहुंचती हैं। आगे हम चलते हैं तो यहाँ पर आप एक डेंगू से न्यूज़ देख सकते हैं। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एडिस एजिप्टी, ये एक फीमेल मॉस्किटो होती है जो काट लेती है, तो डेंगू इससे फैल सकता है। आपको याद रखना है कि ये एक वेक्टर बॉर्न डिजीज होती है डेंगू। वेक्टर बॉर्न डिजीज का मतलब होता है कि कोई, जैसे यहाँ पर वेक्टर क्या हो गया, मॉस्किटो, उस डिजीज को ले जाने वाला कौन है यहाँ पर, मॉस्किटो। मॉस्किटो का नाम क्या है, एडिस एजिप्टी। ये आपको याद रखना है, ये डेंगू फैलाता है। अब यहाँ पर डाटा चार्ट से निकल कर आया है भारत के अंदर, पहले आप टेबल 1 पर मेरे साथ आ जाइए। तो यहाँ पर टेबल जो है वो डेंगू के केसेस बर्डन दिखाती है हर साल में राज्यों के अंदर 2008 से 2023 तक के बीच में। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, बाकी आप कवर करेंगे। जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2008 में उत्तर प्रदेश का डेंगू में केस शेयर था 0.4%, यहाँ पर 1.1 2009 में बढ़ गया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद 3.4, फिर 2011 में थोड़ा कम हो गया है। ऐसे आते आते अगर हम 2019 से देखना चालू करें तो 6.7%, उसके बाद फिर बढ़ा 8.3%। 2021 में सबसे ज़्यादा डेंगू के आपको देखने को मिलेगा यूपी के अंदर 15.4%। उसके बाद 2022 में यह हाफ के करीबन हो जाता है 8.5%, और 2023 में देखने को मिला है कि 6.1%। ये डेंगू के केस बर्डन है स्टेट्स में, भारत के राज्यों में, जैसे यहाँ नॉर्थ स्टेट, ईस्ट स्टेट और वेस्ट सेंट्रल स्टेट। आप यहाँ पर अपने ग्राफ के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको एक चीज़ यहाँ पर समझ में आएगी, अब ये आप 2023 का सारा डाटा देखते जाएं तो आपको पता चलेगा कि भारत के अंदर इस बार कोई बहुत बड़ा हॉट स्पॉट हमें नहीं देखने को मिला है। जैसे यहाँ पर हम 2022 की बात करें तो आप देख सकते हैं कि वेस्ट बंगाल में 28.8%, तो ये एक तरह से हॉट स्पॉट था। यहाँ पर हम 2008 की बात करें तो आप देख सकते हैं पंजाब में 34.6%, ये एक हॉट स्पॉट यहाँ पर देखने को मिला हमें पंजाब में।
उसी प्रकार ये बात करते हैं कि इस बार इस 2023 में भारत के अंदर कोई हॉटस्पॉट देखने को नहीं मिला है। आप देख सकते हैं केसेस जिस राज्य में सबसे ज़्यादा हैं तो वो है केरला में, इस बार देखने को मिले हैं, ये है 10.4%, लेकिन कोई हॉटस्पॉट इस बार भारत के अंदर नहीं देखने को मिला है। सेकंड चार्ट पर आप आ जाए मेरे साथ, तो ये स्टेट वाइज डेंगू के केस बर्डन दिखाता है राज्यों के अनुसार, और डेथ दिखाता है डेंगू से रिलेटेड, ठीक है। अब यहाँ पर आप जैसे एक समझ लीजिए, जैसे दिल्ली की बात करेंगे तो केस बर्डन दिल्ली का कितना है 6.3%, कितनी मृत्यु हो गई हैं 141, और डेथ रेट कितना है 176। डेथ रेट का मतलब हुआ कि 1 लाख में कितने लोग मर जाते हैं इसके अंदर, तो डेथ रेट कितना हुआ दिल्ली के अंदर 176 1 लाख में। यहाँ पर आप समझ सकते हैं। फिर ये यूपी का है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप इस चार्ट को कवर कर लें। ये 2008 से 2022 के बीच का डाटा है। यहाँ पर केस परसेंट मेंशन है, ये डेथ्स मेंशन है, और यहाँ पर डेथ रेट मेंशन है। डेथ रेट मैंने आपको बता दिया 1 लाख डेंगू केसेस की बात है, पर डेथ रेट यहाँ 176 पर 1 लाख। आगे हम चलते हैं। कोर्ट डिक्लाइंस एबॉर्शन प्ली सेज इट कांट स्टॉप हार्ट बीट ऑफ वायबल फीटस। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं पहले आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं तो एक पिटिशनर विमेन सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है और वहाँ पर वो पिटिशन डालती है कि मेरा जो प्रेगनेंसी है मुझे उसे टर्मिनेट करवाना है, अपनी प्रेगनेंसी को मुझे ख़त्म करवाना है, और उसकी प्रेगनेंसी 26 हफ्तों की हो चुकी है। ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। इसी पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की बेंच बैठी। 3 जज बेंच ने फैसला लिया कि जो विमेन है जो अब 26 वीक की प्रेगनेंसी में है वो एबॉर्शन नहीं करवा सकती है। ये फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि पिटिशनर की साइड से क्या कहना था। जो विमेन थी जो चाहती थी कि प्रेगनेंसी मेरी टर्मिनेट हो जाए, एबॉर्शन हो जाए और कोर्ट परमिट कर दे कि एबॉर्शन करवा सकती है वो, तो ये बात करती हैं जो काउंसिल है पिटिशनर का, वो कहता है कि ये फिजिकली, इमोशनली और मेंटली, फाइनेंशियली, मेडिकली तैयार नहीं है बच्चे को रेज करने के लिए, पैदा करने के लिए या उसे बड़ा कर पाने के लिए, और ये डिप्रेशन में है अपने दूसरे बच्चा, जो इनका इससे पहले दूसरा बच्चा पैदा हुआ था उसके पैदा होने के बाद से ये डिप्रेशन में है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि विमेन के पास एब्सोल्यूट राइट नहीं है। कि 5 है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट का, इसके अंदर प्रावधान है कि 24 हफ्ते से कम की जो एबॉर्शन है उसे कराया जा सकता है, लेकिन 24 हफ्ते से बाद अगर ऐसा हो रहा है तो इस चीज़ का मेंशन नहीं है। वो तब कराया जा सकता है जब महिला जो है उसकी जान पर बनी हो कि अगर बच्चा पैदा होगा तो उसकी मृत्यु हो सकती है, इस चीज़ पर जाकर एबॉर्शन कराया जा सकता है। ये सेक्शन 5 के अंदर है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के, और मैक्सिमम जो अपर लिमिट दी गई है वो 24 हफ्तों की दी गई है। यहाँ पर आपको केस में देखने को मिल रहा है कि महिला का जो प्रेगनेंसी है वो 26 हफ्तों की हो चुकी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम परमिशन नहीं दे सकते, वो जो बच्चा है वो पैदा होगा, और एब्सोल्यूट राइट नहीं है महिला का कि वो उस बच्चे को हटा दे। उस बच्चे को हटाने का एक राइट महिला के पास तब हो जाता अगर डॉक्टर्स कह देते कि उस बच्चा को जब वो बच्चा पैदा होगा उससे महिला की जान को खतरा है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का क्या कहना है कि दिस इज नो लॉन्गर ए केस ऑफ प्रो लाइफ और प्रो चॉइस, शी कैन नॉट मेडिकली टर्मिनेट द चाइल्ड नाउ, द चॉइस इज नाउ बिटवीन ए प्री टर्म और ए फुल टर्म डिलीवरी। तो ये जो गवर्नमेंट की तरफ से आर्गुमेंट था, तो गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, प्रेगनेंसी बरकरार रहनी चाहिए और जो एबॉर्शन का ऑर्डर है वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं देना चाहिए। और इसी को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने फैसला दिया है कि एबॉर्शन का राइट उस विमेन को नहीं मिलेगा एबॉर्शन करवाने का। आगे हम देखते हैं गगनयान टेस्ट फ्लाइट टू कमेंस एट 7 AM ऑन अक्टूबर 21। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं ये गगनयान मिशन होने जा रहा है, इसरो का मिशन है ये। इस मिशन से क्या होगा कि भारत से पहली बार इंसान को किसी स्पेस में ले जाया जाएगा। ये आप यहाँ पर व्हीकल देख सकते हैं, ये गगनयान व्हीकल है, और इस व्हीकल के अंदर जो टेम्परेचर है वो अर्थली टेम्परेचर, एनवायरनमेंट जो है, प्रेशर जो है वो अर्थ पे जैसा प्रेशर है ऐसा मेंटेन रखने की कोशिश की जाएगी। और इसी के अंदर वो जो लोग हैं जो जा रहे हैं स्पेस में भारत की तरफ से, वो इसमें ट्रैवल करेंगे। इसे हम कहेंगे क्रू मॉड्यूल, यहाँ पर क्रू बैठेगा तो इसे हम कहेंगे क्रू मॉड्यूल। अब ये मिशन होने जा रहा है बहुत जल्दी, इसकी लॉन्चिंग होने जा रही है। उससे पहले जो इसरो है वो टेस्ट व्हीकल उसने उड़ा कर देखा है कि कैसे क्या दिक्कतें आ सकती हैं मिशन के अंदर, और इसकी तारीख डिसाइड की है जो टेस्ट व्हीकल को छोड़ने की। तो तारीख डिसाइड की है अक्टूबर 21 सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच में, सतीश धवन स्पेस सेंटर हरिकोटा के अंदर से। इंपॉर्टेंट मिशन है गगनयान मिशन, और ये इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। जब ये मिशन लॉन्च होगा तो हम पूरा बारीकी से कवर करेंगे कि क्या क्या इस मिशन के
क्या क्या इसके साथ भेजा गया है रॉकेट में, क्या क्या कितने लोग गए हैं, क्या क्या नाम है, ये सब हम कवर करेंगे जब ये मिशन शुरू होगा। अभी आपको इतना जानना है कि गगनयान एक मिशन है और इस मिशन के तहत भारत स्पेस में पहली बार किसी व्यक्ति को भेजने जा रहा है और ये मिशन भारत की स्पेस एजेंसी इसरो द्वारा किया जा रहा है। होलसेल प्राइजेज स्टेड ऑलमोस्ट फ्लैट इन सितंबर। तो यहाँ होलसेल इन्फ्लेशन से बात हो रही है। सबसे पहले आप समझ लें इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन मैं आपको बता देता हूँ, दो तरीके का होता है जिसमें हम नाप सकते हैं। एक होता है रिटेल इन्फ्लेशन और दूसरा होता है हमारा जो न्यूज़ में मेंशन है होलसेल इन्फ्लेशन। रिटेल इन्फ्लेशन सिंपली आप समझ लें कि जैसे आप किसी दुकानदार के पास गए चॉकलेट खरीदने तो उसे हम रिटेल इन्फ्लेशन कहेंगे, वहाँ पर जो चॉकलेट के दाम में वृद्धि हो गई। और होलसेल इन्फ्लेशन हम कहेंगे अगर आप दुकानदार हैं और आप बल्क में चॉकलेट खरीदने गए हैं और ऊपर वाले अपने होलसेलर से, आप दुकानदार हैं, आप होलसेल में सामान खरीद के लाए, तो यहाँ जो इन्फ्लेशन होगा, जो चॉकलेटों के दाम में वृद्धि हो जाएगी उनके बहुत बल्क ऑर्डर में, उसे हम कहेंगे होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन। तो यहाँ सितंबर का डाटा निकल कर आया है, उसमें देखने को मिला है कि जो होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन है भारत के अंदर वो वही जो पहले जैसा था वैसे ही चला है। और आप समझ सकते हैं कि ये 6वां महीना है लगातार जिसमें देखने को मिला है कि इन्फ्लेशन में होता है कि प्राइस किसी चीज़ के, जैसे इन्फ्लेशन में आप यहाँ देख सकते हैं, मैं एग्जांपल से बताता हूँ कि ये एक ब्रेड है, ब्रेड का प्राइस आप मान लें 10 रुपये और 10 महीने बाद हमें देखने को मिला कि ये प्राइस हो गया है 17 रुपये, इसे हम कहेंगे इन्फ्लेशन। अब यहीं डिफ्लेशन हम किसे कहेंगे कि ये ब्रेड है और ब्रेड का प्राइस था 10 रुपये और 10 महीने बाद टाइम के साथ हम देखेंगे इसका दाम हो गया है 9 रुपये, तो ये हम कहेंगे कि डिफ्लेशन देखने को मिला है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि जो होलसेल प्राइस है उसमें डिफ्लेशन है। लेकिन आपको ये नहीं समझ लेना चाहिए कि ये अच्छी चीज़ हो रही है। आपको ये चीज़ याद रखना है कि जब भारत के अंदर कोरोना का लॉकडाउन लगाया था तो उस टाइम पर इकोनॉमी को सडन एकदम से जर्क मिल गया था, ब्रेक मिल गया था, और उस ब्रेक के लग जाने के कारण जो होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन था, साथ ही साथ जो हमारा रिटेल इन्फ्लेशन था, इसके प्राइस बहुत ऊपर चले गए थे। अब आपको याद रखना है कि अभी ये प्राइस अपने प्री पैंडेमिक, जिसे हम कहेंगे कोरोना से पहले के टाइम के लेवल पर भी नहीं आए हैं, ये अभी लौट रहे हैं। और लौटते लौटते आपको देखने को मिल रहा है कि अभी पिछले 6 महीने से जो होलसेल प्राइस का डाटा निकल के आया है सितंबर का भी, तो उसमें पाया गया कि इस बार भी जो सेम जैसा डिफ्लेशन चल रहा था वैसा ही डिफ्लेशन चल रहा है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ खाने के पदार्थों की। तो जैसे हम दूध की बात करेंगे तो दूध का इन्फ्लेशन भारत के अंदर देखने को मिला है 3 महीनों के सबसे ऊपर, जो है 8.6%। मान लेते हैं कि पहले दूध का दाम था 100 रुपये, उसके बाद 8.6% के हिसाब से 3 महीने बाद अब जब हम बात करेंगे तो अब ये हो गया है 108 रुपये करीबन। इसके बाद अगर हम दाल की बात करें, दालों की, तो दालों का दाम जो है वो अगस्त में देखने को मिला था 10.5% के करीबन, ये इन्फ्लेशन रेट है। इसके बाद जब अब दालों में इन्फ्लेशन जो उनके दामों में वृद्धि हो जाने का रेट है 17.7%। इसके बाद सीरियल्स और वीट की बात करें तो सीरियल्स और वीट में भी सीरियल्स का जो है वो 7.3%, ये इन्फ्लेशन के साथ बढ़ा है। और गेहूं की बात करें वीट की तो ये 6.3% बढ़ा है, ये इन्फ्लेशन में है, बाकी चीज़ें डिफ्लेशन में है। जब हम एवरेज निकालेंगे तो हमें जो डाटा निकल के आया है वो हमें फ्लैट डाटा मिला है और डिफ्लेशन ही मिला है, हमें इन्फ्लेशन नहीं मिल पाया है अभी अगर ओवरऑल हम देखेंगे। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल चीज़ की बात करेंगे जैसे दूध की, दाल की, सीरियल्स की या गेहूं की, तो यहाँ पर हमें इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है अभी भी इकोनॉमी के अंदर। आगे हम चलते हैं। गाजा हॉस्पिटल्स रीच ब्रेकिंग पॉइंट एज इजरायली ग्राउंड इन्वेजन लूम्स। तो बैकग्राउंड आप समझ लें, 7 अक्टूबर को क्या हुआ था कि ये, आप पहले मेरे साथ मैप पर आ जाइए। मैप पर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेडिटेरेनियन सी है, ये जहाँ पर सर्किल हो रहा है मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पर हमारा इजराइल है, और ये जो आप बॉक्स के साथ देख रहे हैं, ये जो मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, इसे हम कहते हैं गाजा की स्ट्रिप। यहाँ पर आप देख सकते हैं इजिप्ट है, इजराइल के ईस्ट में जॉर्डन है, ऊपर सीरिया है, इधर मेडिटेरेनियन सी है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं ये नक्शे से। इसके बाद हम इसे जूम इन करते हैं तो ये आप गाजा स्ट्रिप देख सकते हैं, इसे हम पूरी स्ट्रिप को कहते हैं गाजा स्ट्रिप। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं रिफ्यूजी के कैंप लगे हुए हैं, क्योंकि गाजा में वॉर चलती रहती है। इजराइल और गाजा के अंदर एक संगठन है जिसे टेररिस्ट संगठन किया जाता है, जो फलस्तीनियों की बात करता है, फलस्तीनियों के हक की बात करता है, जिसे हम हमास कहते हैं। तो 7 अक्टूबर को हमें देखने को मिला कि हमास ने इजराइल में अटैक कर दिया, जिसे देखकर इजराइल की सरकार ने वॉर डिक्लेयर कर दिया हमास के ऊपर। अब उसी को लेकर जो इजराइल की ग्राउंड फोर्सेस हैं वो घुसना शुरू कर चुकी हैं, साउथ इजराइल से घुसना शुरू कर चुकी हैं गाजा के अंदर, और बहुत लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। अब आप यहाँ पर मेरे साथ देख सकते हैं, यहाँ पर इजिप्ट है, ये जो राफा का बॉर्डर है, यहाँ पर इजराइल ने मिसाइलें दागकर इसे तबाह कर दिया है। और आपको याद रखना है कि जो फलस्तीनी हैं वो इस राफा बॉर्डर के थ्रू इजिप्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर जब मैंने आपको बता दिया कि ये जो राफा है, यहाँ पर देखने को मिला है कि मिसाइल के अटैक के थ्रू
जो इजराइल की फोर्सेस हैं उन्होंने इसे तबाह कर दिया है, जिसकी वजह से फ़लस्तीन में अस्पताल, पानी और बाकी सुविधाएं बहुत कम हो गई हैं, जिससे लोगों की मृत्यु भी हो रही है। और जो लोग बॉर्डर क्रॉस करके इजिप्ट जाना चाहते हैं राफा के थ्रू, वो उन्हें वहीं पर रुकना पड़ रहा है। और ये वॉर चल रही है, आप जानते हैं कि ये वॉर शुरू हो गई है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार वॉर हो रही है इजराइल और गाज़ा के बीच में। इजराइल और गाज़ा अभी तक 5 वॉर कर चुका है ऑलरेडी, और 2014 में लेटेस्ट वॉर देखने को मिली थी जो करीबन 6 हफ्ते तक चली थी। अब ये 5वीं बार वॉर शुरू हुई है 2023 में फ़लस्तीन जो है, जहाँ पर गाज़ा है, और इजराइल के बीच में। अब यहाँ पर देखने को मिला है कि 2750 फ़लस्तीनी करीबन मार दिए गए हैं और 9700 फ़लस्तीनी अभी घायल हैं। अब आप देख सकते हैं कि इजराइल का क्या कहना है। इजराइल का कहना है कि करीबन 1400 इजरायलियों की मौत हो गई है, जिसमें ज़्यादातर सिविलियंस हैं जो कि 7 अक्टूबर के अटैक में मारे गए थे, जब मैंने आपको बताया। तो ये बेसिकली चल रहा है गाज़ा और इजराइल के बीच में। हमास जो है वो टेररिस्ट संगठन है कहा जाता है, लेकिन अगर हम गाज़ा की बात करें तो गाज़ा के अंदर जब चुनाव हुए थे तब हमास जो है उसने लेजिटिमेट गवर्नमेंट वहाँ पर बनाई थी। अब ये वॉर आगे चल रही है, इस पर यूएस भी मेडिएट कर रहा है फ़लस्तीनियों के साथ, और यूनाइटेड नेशन की बहुत सारी जो संस्थाएं हैं जो शेल्टर प्रोवाइड करा रही हैं फ़लस्तीनियों की, वो भी इन चीज़ों की बात कर रही हैं। और यहाँ पर देखने को मिला है कि पर पर्सन 1 लीटर पानी नहीं है, 1 लीटर के अराउंड पानी है पर डे। एक दिन में 1 लीटर पानी एक इंसान को मिल पा रहा है बस वहाँ पर। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर पानी, अस्पताल, इन सब चीज़ों की कमी हो गई है। और राफा, आपको याद रखना है कि राफा कहाँ पर स्थित है। तो ये यहाँ पर आप दोबारा देख सकते हैं, ये इजिप्ट है, और ये इजिप्ट के बॉर्डर से, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है इजिप्ट और गाज़ा के बीच में, यही इकलौता पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं कैरम शैलमोन, यहाँ पर ऑलरेडी इजराइल घुस चुकी है और राफा में भी डिस्ट्रक्शन इजरायली फोर्सेज ने कर दिया है ऑलरेडी। आज के लिए बस इतना ही। पिछले हफ्ते का फ्राइडे और सैटरडे का, साथ ही साथ कल मंडे का हमारा एडिशन छूटा हुआ है। इसे हम आने वाली न्यूज़ में वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे में एक एक दिन साथ में कवर कर लेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी उस दिन की। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको आज का हमारा अखबार का विश्लेषण, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।